हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। तो आज का जो टॉपिक है ना, उस पर हम थोड़ी देर से बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम उससे पहले तुमको एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक कहानी जो कुछ सालों पहले बिल्कुल सत्य घटना थी, पर आज एक बस कहानी बन के रह गई है। तो क्या है वो कहानी? वो कहानी है नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की। तो आज से कुछ साल पहले जितने भी बच्चे बायोलॉजी लेते थे वो दो भागों में बटे हुए थे। कौन से थे वो भाग? वो भाग थे एक ऐसे बच्चे जो खुद को बोलते थे हम नीट के एस्पिरेंट है। सॉरी, एस्पिरेंट आई नो, बट आई एम सेइंग एस्पिरेंट, इट्स अ मीम, अंडरस्टैंड इट। वो कहते थे कि भाई साहब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हम नीट को फोड़ देंगे, एकदम फोड़ तोड़ मरोड़ के एकदम खत्म कर देंगे। फिर जब उनसे पूछा जाता था कि भाई साहब पहली बार में आपका नीट क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते थे भाई साहब जानते हो मेहनत बहुत करते थे, मतलब बहुत बुरा लगता है जब आपके अंदर प्रतिभा होता है पर आपकी कोई कदर नहीं करता है। पर होता क्या था ना कि हमें ना स्कूल के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता था। हमसे नहीं होता भाई साहब, हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट हैं। हमको आप बोलोगे भर के पेज भरिए, हमसे नहीं होता था ये। हम मेरे ऊपर एक जुल्म होता था जिसके कारण मेरा नीट नहीं हुआ। पर हम एक साल ड्रॉप लेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। और ये रोना गाना कुछ करीब साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल होता रहा। अब ऐसा तो नहीं था कि जो सीबीएसई वाले थे चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे। अच्छा भाई बोल लो बोल लो बोल लो, ये तुमने मम्मी को जो पाठ पढ़ा रहे हो ना, वो जो ट्यूशन के बहाने तुम घूमने जाते थे ना, जिस टाइम पे पढ़ना था तब ये, और उसके बाद ये बहाना मार देते थे ना, मम्मी सब्जेक्टिव में छोड़ो ना, नीट में देखना कितना स्कोर करेंगे। और जब नीट में नहीं आता तब बोलते थे मम्मी सब्जेक्टिव था ना, इस चक्कर में नहीं पढ़े। भाई साहब हुआ कुछ नहीं, इधर भी गोल उधर भी गोल। सीबीएसई वाले भी बड़े चतुर हैं, कम मत समझिए उनको। उन्होंने देखा कि अरे अच्छा बेटा मेरे नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है, तो बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, तो हम भी बदलेंगे, देश बदल रहा तो हम भी बदलेंगे। सीबीएसई का मूड खराब हुआ। मूड तो चलो ठीक था, पर बीच में एक हमारे चाइना भाई साहब की वजह से एक और विपत्ति आ गई, जो कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया 2 साल घर पे बैठ के। कुछ पढ़ना नहीं है, 10th पास हो गई ये अचीवमेंट, 11th पास कर गई ये अचीवमेंट, पढ़ाई हुआ नहीं है। तो उसमें उसने एक आग में घी का काम किया। और उन्होंने पूरे इंडिया में लॉकडाउन, स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो नहीं पा रही है। एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, सीबीएसई बोला अब नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहा कि मैं हर साल एग्ज़ाम फीस लूँ और तुम्हारा एग्ज़ाम ना लूँ। बिना एग्ज़ाम लिए उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, बिना एग्ज़ाम लिए हम कैसे पास करें तुम्हें। फिर क्या हुआ, उन्होंने नई पॉलिसी लाई, और वो पॉलिसी थी जो कि इस साल लागू हो चुकी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो इस साल जो भी 12th वाले बच्चे हैं उनके बोर्ड का एग्ज़ाम 2 भागों में लिया जा रहा है। पहला भाग जो कि एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होने वाला है, और दूसरा भाग सब्जेक्टिव है, पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब रहा तो उसको भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया जा सकता है। फिलहाल दूसरे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है पहले उस पर बात करते हैं। वो है पहला पार्ट जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब ये जब ऑब्जेक्टिव हुआ तो कुछ हमारे प्यारे दुलारे वो नीट के एस्पिरेंट जो थे वो अब क्या करेंगे, सोचो ज़रा, कि मम्मी मेरा ना नीट ख़राब हो गया क्योंकि मेरा जो स्कूल का एग्ज़ाम था ना वो भी एमसीक्यू पैटर्न में। ज़रा सोचो क्या लगेगा ये भाई साहब। भाई बहाना भी देना ढंग का दो, अब तो पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे एक नया सैम्पल पेपर आया, जिसमें कि 12th के फर्स्ट टर्म का एक सैम्पल पेपर है। 12th मैं सिर्फ बायोलॉजी का बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का अपलोडेड है। अगर आपको चेक करना है तब सीबीएसई का ऑफिशियल साइट पे जाइए, उसमें आप अपलोडेड है, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं मिले तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे बायोलॉजी की बात करूँगा। तो अब जो नया पैटर्न है वो पूरी तरह से फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। अब एमसीक्यू बेस्ड है और इसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के कुछ अपने बेनिफिट्स थे तो अपनी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। जैसे अगर हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के बेनिफिट्स को देखेंगे तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर आपको टॉपिक का थोड़ा सा भी सिर पैर पता है तो आप उसमें थोड़ा सा नंबर ले सकते थे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, आपको एग्जैक्टली नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या है, पर अगर आप ये भी लिख पा रहे हो कि ये ग्रीन प्लांट्स में होता है, पत्तों में होता है, ठीक है, या सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो भी आप पूरी तरह से गलत नहीं हो। सब्जेक्टिव है, द आंसर इज इटसेल्फ सेइंग आई एम सब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। वहाँ पे हर टीचर पे डिपेंड करेगा आपको कितना मार्किंग दे सकता है। पर जब ऑब्जेक्टिव की बात में आएंगे हम, तो ऑब्जेक्टिव में यू हैव टू नो द करेक्ट आंसर पॉइंट ब्लैंक। मतलब अगर आपसे पूछा जा चुका है
कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट यूज होता है, तो आपको क्लोरोफिल ही मार्क करना है, आप वहाँ कुछ और मार्क नहीं कर सकते। यानी अप्रोच में डिफरेंट है। एक में आप थोड़ा सा भी अगर आसपास जानते हो तो आप पास कर सकते हो, पर एक में आपका कंसेप्ट भाई साहब बिल्कुल पॉइंट सही होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव के सिर्फ और एडवांटेज नहीं है, सब्जेक्टिव का एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, कुछ बच्चे जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, जिनका लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड है, वो देखा जाता है कि आमतौर पे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जिनका कंसेप्ट हो सकता है बहुत तगड़ा हो बट हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या उनको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, उनको थोड़ा कम मार्क्स मिलता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। पर अब इसके बाद अब जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं, योर प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर, योर हैंडराइटिंग डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ मच ग्रेट ग्रिप यू हैव ओवर द कंसेप्ट टू द पॉइंट ब्लैंक, कितना प्रिसाइजली आपको कंसेप्ट आता है, हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव ओवर द टॉपिक, राइट। सो ये एक ऑब्जेक्टिव का बेनिफिट है। तो मतलब वो बच्चे जो कि कहते थे कि हमारी मार्क्स नहीं आता बस हैंडराइटिंग की वजह से, खुश हो जाओ, अपना दिन आ चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं आपके लिए, अब मेहनत करना है, ठीक है। सो ये कुछ एक फंडामेंटल डिफरेंसेस थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर। अब अगर हम इस सैम्पल पेपर को डाइव इन करें कि समझने के लिए कि चलो इसको डाइसेक्शन करते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा होगा। सो अगर हम आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा, अगर आपको इससे डीपर अंडरस्टैंडिंग करना है, लाइक आपको इसको और अच्छे से समझना है और प्रिसाइजली देखना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है, पैटर्न समझना है, अप्रोच समझना है, तो वो बाकी बाद के वीडियोज़ में हम अपडेट कर देंगे। अगर आपको चाहिए होगा वी विल मेक वीडियोज़ एंड अपलोड ऑन द चैनल। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगे रहिएगा एंड गिव्स अस अ लाइक प्लीज़, इट विल मोटिवेट अस ऑल्सो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ये जो क्वेश्चन है ये कुल 90 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 90 मिनट मिलेंगे। 3 सेक्शन में पूरा क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। कितने सेक्शन में? 3 क्वेश्चन में, 3 सेट में, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखो तो जो 3 सेक्शन है A B C, तीनों मिला के टोटल 60 सवाल तुमको दिए हुए होंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितना है ये बायोलॉजी के ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ, पर अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री का ट्रेंड देखेंगे उसमें ये कुल 35 नंबर का दिया हुआ था। बायोलॉजी में नहीं दिया, तो हम मान सके चलेंगे कि बायोलॉजी का भी जो टोटल मार्क्स होगा वो 35 ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगर सेक्शन ए को देखो तो सेक्शन ए में टोटल 24 नंबर है, ठीक है। टोटल 24 क्वेश्चन है, टोटल नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, टोटल 24 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 20 सॉल्व करने हैं। सेम सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है, 20 सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है जिसमें से 10 सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होगा। जो भी वेटेज डिसाइड किया जाएगा, जो भी वेटेज निर्धारित किया जाएगा, हर क्वेश्चन का सेम वेटेज होगा। इसके बाद इसमें कोई भी एक खुशखबरी है जो कि नीट से इसको थोड़ा सा अलग करता है कि नीट में एक नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप नीट में सही करते हो तो आपको +4 मिलता है, अगर माइनस करते हो तो -1 होता है, डेट 1/4 होता है, मतलब 4 का 1/4 दैट इज -1। बट अगर आप इसमें आओगे तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप खुला होकर आराम से अपने अटेम्प्ट्स मार्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नेगेटिव होने का डर नहीं है। तो चलो सीबीएसई ने थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम कर दिया। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये तो 3 सेक्शंस हो गए हैं, 60 क्वेश्चन है, मतलब उसमें से 50 बनाने हैं, 90 मिनट है, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है। देखो बात सवाल यहाँ ये है कि अब क्या इसमें हमें करना क्या नहीं करना है, कौन से सवालों के आंसर लिए जाएंगे। तो हर सेक्शन के पहले 20 क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करोगे, जो भी पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सपोज करो कोई बच्चे का पहला सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, तो वो क्या करता है 19 तक सॉल्व करता है सीक्वेंस में, उसके बाद उसको 20 नहीं आता, उसके पास पूरा राइट है कि 20 को वो छोड़ सकता है, 21, 22, 23, 24 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मतलब वो उस 24 में से किसी भी 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क कर सकता है, और पहले जो 20 आंसर्स होंगे वही तुम्हारे काउंट होंगे। वॉट एवर योर फर्स्ट 20 क्वेश्चन का आंसर्स आर, ठीक है, वही काउंट होने वाले हैं। सो एक पहले एक मीम चल रहा था कि एग्जामिनर गेव अस अ पेपर, ठीक है, गिवन 24 क्वेश्चंस, सॉल्व एनी 20। आई डिड वॉट, सैवेज वाला आंसर था, आई सॉल्व 24 एंड रोट करेक्ट एनी 20। तो ये सब काम मत करना, यहाँ पे एटीट्यूड या फिर एकदम मस्त वाला कूल बनने की कोशिश मत करना। 24 क्वेश्चन है, तुम्हें सिर्फ 20 बनाने, और तुम्हें सिर्फ 20 बनाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। सो ये कुछ एक तामझाम है इस पेपर में, ठीक है।
अब हम लोग हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, एक दो क्वेश्चन को सब देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर तुम देखोगे सेक्शन ए में हम देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन सेक्शन ए का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मेरे को सेक्शन ए का मिला वो था ये, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of। इसमें क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि जो pollen grains है वो बहुत दिनों तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व मतलब इंटैक्ट रख सकते हैं। किस वजह से, मतलब उसके पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम उसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं। कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, सुना हुआ नाम है। सेकेंड है सेल्यूलोज, सी है लिग्नोसेल्यूलोज, डी है पेक्टोसेल्यूलोज। देखो अब इसमें तुमको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी से है, बिल्कुल है। अगर आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हो तो इसमें ये लाइन क्लियर मेंशन किया हुआ है। जो पॉलन वाला पैराग्राफ है उसको अगर तुम ध्यान से लेफ्ट साइड में तुम देखोगे तो एनसीईआरटी में ये लाइन गिवन है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन ऑन द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि हमको पता है पोलिनिन के दो लेयर है, एक्साइन और एंटाइन। So due to presence of sporopollen, which is a substance which can withstand strong acidic and basic natures, it can be preserved as a fossil. So हमारा आंसर होगा स्पोरोपोलिन, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये तो चलो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो कि एकदम ऊपर से है, ठीक है। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा, ठीक है। इसमें बोलना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है इन रिस्पेक्ट टू हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। हमको पता है कि प्लासेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उन हार्मोन्स के रेस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट जो गिवन है वो सही है, आपको ये बोलना है। तो पहला स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। बोलने का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी का लेटर स्टेज, ठीक है, देखो अगर ऐसे तो ऐसे कुछ है नहीं, बट इस क्वेश्चन में देखो मैंने देखा कि दो टर्म यूज हुए, इनिशियल स्टेज और लेटर स्टेज। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब हम समझ सकते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन और उसका इनिशियल डेवलपमेंट। लेटर स्टेज हम समझ सकते हैं ड्यूरिंग एट अ टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बच्चा का जन्म होने वाला होगा, हम उसको लेटर स्टेज में समझ सकते हैं। तो ज़रा सोचो इस सेकंड स्टेटमेंट जो है प्लासेंटा सिक्रेट्स हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ है प्लासेंटा सिक्रेट्स एचसीजी एंड एचपीएल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही, बिकॉज जो रिलैक्सिन है दैट इज इन हार्मोन दैट इज रिलीज बाय प्लासेंटा एंड इट्स ऑल्सो सम ऑफ सिक्रेटेड बाय एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ओवरी भी मेंशन्ड है। उससे क्या करता है, जब पार्चुरेशन होता है तो वो रिलीज जब होता है तो मसल को थोड़ा रिलैक्स करता है, जिस लोअर मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करता है जिससे कि जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। सो दैट इज द फंक्शन रिलैक्सिन। हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक को, पार्चुरेशन का टॉपिक और अच्छे से पढ़ना है तो विल डिस्कस अबाउट इट, विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट, ठीक है। सेकंड है प्लासेंटा सिक्रेट्स हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमको सीधा सा पता है एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का जरूरत होता है प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लास्ट में ग्राफिकन फॉलिकल्स वगैरह बने, वहाँ से ओव्यूलेशन हो। तो प्रेगनेंसी में इसकी क्या ज़रूरत है आपको, बिल्कुल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप तुरंत खारिज करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। पहली बात है आपको देख के भी समझ में, नहीं भी समझ में आए तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको ये लाइन जरूर दिखा होगा, नहीं दिखा हो तो भाई साहब गौर कीजिए, आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। देख लीजिए, मेरा सीधा सा मानना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पूरी तैयारी हो चुके तो आप आंख बंद कीजिए, उस लाइन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिमाग में वो लाइन दिख गया एनसीईआरटी का, ब्रावो, यू आर राइट ऑन योर पाथ। अदरवाइज मेहनत की ज़रूरत है भाई साहब। फोर्थ स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट्स एचसीजी एंड एचपीएल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है, और हमको ये भी पता है कि दीज आर हार्मोन्स विच आर ओनली सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द प्लासेंटा। और एचसीजी को तो हम एक और फंक्शन जानते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कि जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट वाले किट्स होते हैं उनमें एचसीजी के प्रेजेंस को चेक किया जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ए 1 and 4, दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो जब इस स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस को मैंने देखा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट को देख के हमको समझ में आया कि गॉन आर द डेज जब हम रट के बायो पास कर ले रहे थे। मतलब वो दिन थे जब आप किसी टीचर के पास जाते थे, बोलते थे सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिक कर लीजिए, जो हम पढ़े जाएंगे मेरा काम हो जाएगा। नहीं, अभी का जो पेपर है व्हाट इट रिक्वायर्स इज अ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट फर्स्ट, सेकंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो जो पहले रिक्वायरमेंट नीट्स के थे, नीट का जो पहला रिक्वायरमेंट था, अब वही रिक्वायरमेंट बोर्ड के लिए भी है। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज।
अब MCQ में भी क्या सॉल्व करें, क्योंकि MCQ जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले CBSE बोर्ड के तो MCQ एग्ज़ाम हुए नहीं है, तो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे नीट के। क्या नीट के हर क्वेश्चन तुम्हारे CBSE में आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि नीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं जो कि पहले नीट से पहले, क्योंकि इससे आपको भी पता, चलिए इसका किसी और दिन बात करेंगे, पहले AIPMT होता था फिर नीट हुआ। AIPMT के जो क्वेश्चन थे थोड़े से हायर लेवल के होते थे, नीट के इस काइंड ऑफ सेम टू ऑफ NCERT और जो कि बोर्ड्स में आ सकता है, तो उसमें भी छांटना मुश्किल, सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे, ये तो बहुत टफ है, ये तो है ही नहीं, ये तो बुक में है ही नहीं, ये तो डीपर कंसेप्ट है, ये तो बाहर से पूछ रहा है। रिलैक्स, थोड़ा शांत रहिए, टेक अ चिल पिल, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इस पर भी। सो एक है प्रॉब्लम, तो अभी एक रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा इशू है, बट आई सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो पहले तो NCERT पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़िए। सेकेंड पॉइंट होगा, अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस बनाने हैं या प्रैक्टिस करने हैं, सो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस इस पर भी बनाया जाए कि कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबली आ सकते हैं एग्ज़ाम में, कैसे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कैसा पैटर्न होगा, क्या होगा। और मैं गेस कर सकता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप मेरे सारे वैसे वीडियोस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियोस होंगे, आप अगर सॉल्व करते हैं इनको, सो समवेयर यू विल गेट अराउंड 100 में आप, मैं इतना तो बहुत ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करूँगा, बट 80% क्वेश्चंस होंगे जो मेरे क्वेश्चन बैंक से ही होंगे, एंड दैट आई कैन अश्योर यू। ये भी जो क्वेश्चन है, अगर मेरा आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो ये बोलोगे सही है, तो आप ही का टेस्ट के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने NCERT से ही क्वेश्चन बनाया, बट आई कैन प्रॉब्ली पिक द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस माइट कम, बस हम इतना बोल सकते हैं, और वो आपके लिए एक स्टेप ईजी होगा, बाकी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद एक और सेक्शन मैंने देखा जो कि बहुत अच्छा सेक्शन है, वैसे इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कि पर वो फिगर बेस्ड है, वो देखेंगे हम किसी और दिन, ठीक है। इसके बाद एक और ऐसा ही सेम मतलब पैटर्न है जो कि आपका असर्शन रीजनिंग वाला, जो कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी है असर्शन रीजनिंग, ठीक है। असर्शन रीजनिंग सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कहाँ से आया। इसका जो हम मानते हैं मेडिकल फील्ड में जो इसका ओरिजिनेटर था वो एम्स था। पहले एम्स का अलग से एग्जाम होता था, तो एम्स के एग्जाम में असर्शन रीजनिंग वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। नीट में कभी नहीं रहा, बट नाउ इट इज़ ये हर एग्जाम्स में आ रहा है। रीज़न भी कि अब सिर्फ आपको रटना नहीं है, समझना है, और समझ के रिलेट भी करना है। जैसे कि असर्शन रीजनिंग आप देखोगे तो बेसिक 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग सॉल्व करने का 2 स्टेटमेंट दिया होता है, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और उसके बेसिस पे आंसर कीजिए। अगर आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप मारोगे ए। बी, अगर दोनों सही है असर्शन रीज़न, पर जो रीज़न है वो ए के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप मारोगे बी। सी, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। डी, दोनों के दोनों गलत है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा और एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन इसमें से कि पहला, चलिए देखते हैं इसको, 26 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। असर्शन है सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। रीज़न इज इट इज़ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। ठीक है, देखिए सहेली का जो जिक्र है वो NCERT में आप देखिएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में क्लियरली मेंशन्ड है। सो NCERT में उसमें लिखा हुआ है सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन हैविंग अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड इट्स वंस इन अ वीक पील। ये सारे NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर उस बेसिस पे हम इसको देखें तो मेरा आंसर होगा कि असर्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। एंड रीजन, इज द रीजन करेक्ट? येस, द रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, जो कि आपका आंसर होगा डी। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं इसमें, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से जहाँ पे असर्शन रीजनिंग आया आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वो तो असर्शन रीजनिंग हो गया। उसके बाद अगर आप हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि देखते हैं इधर कि देखो जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाँ, ड्यूरिंग पार्चुरेशन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर पेन्स एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ टू बी फास्टेंड। इट इज़ एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर अ हार्मोन दैट कैन। अब देखना समझना है क्या क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। फिटस का जो डेवलपमेंट डिलीवरी का पोर्शन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मतलब उसका क्या हो रहा है, जो लेबर पेन है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ, अब तुमको क्या करना है, उस चाइल्ड बर्थ को फास्टर करना है। मतलब वो जो प्रेशर है उसको तुरंत डेवलप करना, लेबर पेन को तुरंत डेवलप करना, और उस कंट्रैक्शन को बढ़ाना है, जो यूट्राइन टिश्यू का कंट्रैक्शन उसको बढ़ाना है, और बच्चे को तुरंत निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए तुमको एक ऐसा हार्मोन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा जिसका इफेक्ट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब
समझो मेरा बात, यहाँ पे कौन सा हार्मोन एडमिनिस्टर करने से पहले तुमको पहले ये समझ लो कि नॉर्मली कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। याद करो वहाँ पे एक लिखा था स्टेटमेंट, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, जेस्टेशन का लास्ट वाला पैराग्राफ, लैक्टेशन के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, उसमें लिखा होता है एनसीईआरटी में कि द फुली डेवलप्ड फीटस अलॉन्ग विद द मैटरनल पार्ट रिलीजेज सिग्नल दैट इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। उससे फिर क्या होता है, फिर थोड़ा और रिलीज होता है, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा और सिग्नल होता है और रिलीज होता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जिसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो मतलब वहाँ पर रिलीज क्या हो रहा था, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का हमको पता है एक्शन क्या, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन दिस कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। और हमको पता है कि जो यूटेरस होता है उसका 3 वॉल है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो बीच वाला लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है। अब जब वो मसल्स का बना हुआ है तो तुमको पता है उसको कंट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए, और बच्चे के रिलीज के लिए भी तुमको ऑक्सीटोसिन जैसा इफेक्ट चाहिए। तो देखते हो ऑप्शन क्या, पहला है इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट। ये तो भाई कोई एंगल सही नहीं, क्योंकि चलो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लेता है, पर इसका बच्चे से मतलब डिलीवरी से क्या लेना देना, कुछ नहीं है। रिलीजेस ग्लूकोज इन द ब्लड, ना। स्टिमुलेट्स ओवरी, नहीं भाई साहब। आंसर है डी, एक्टिवेट स्मूथ मसल्स। एक्टिवेट स्मूथ मसल्स करने से क्या होगा, उससे वो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण कि बच्चा जल्दी जल्दी बाहर आ जाए, ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन था, ऐसे और भी क्वेश्चन है। और अगर हम लास्ट में सेक्शन सी में आएंगे तो सेक्शन सी जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे केसेस गिवन होंगे, उसमें से आपको फिर कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन है, कैरियोटाइप वाले क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लेवल है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा है, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि बहुत जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को लाया जाए, ताकि बच्चे एक्चुअली मगअप करना छोड़े। बायोलॉजी को पहले समझा जाता था कि अरे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, बैठ जाओ, रट जाओ, एकदम रट जाओ, कंठस्थ कर लो उसको, ताकि तुमको दिक्कत ही ना हो। पर शायद अब उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा हमें, उस एज अ टीचर्स एंड यू एज अ स्टूडेंट, हमको इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट मगिंग अप। नो, nowadays biology is all about understanding the concept, understanding the application, and how can we apply those concepts in real life। कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोर और लेस रियल लाइफ केसेस से आ रहे हैं, जो आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक बहुत ही, हम बता रहे हैं, दिस अ वेरी छोटा सा ऊपर से बस मैंने बस एक खुरेदा है समझो इस पूरे पहाड़ को, अंदर बहुत सारा मटेरियल जिस पर हम बात कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम लिमिटेशन, एक वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि भाई साहब पढ़ो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है कि तुमको कोई पास करवा दे। अब तुम भगवान के सामने भगवान को दूध भी चढ़ा सकते हो, भगवान से प्रेयर भी कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बढ़ाए तो 2 साल किए नहीं हो, अब लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही महीना है, ज़्यादा टाइम है भी नहीं फर्स्ट टर्म के लिए। तो क्या ये बोलना सही होगा कि अब आपसे बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल गलत। हम तो एक ही बात मानते हैं कि बिना कोशिश किए तो हम हार नहीं मानने वाले। समझ लो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमको भी बचपन में बोला जाता था, हम नहीं समझ में आया, अब समझ में आया कि यस इट इज़ ट्रू। द डे यू एक्सेप्ट योर फेलियर इज द डे यू एक्चुअली फॉल, और द डे यू एक्चुअली लूज। याद रखना, जिस दिन तुम हार मान लिए उस दिन तुम हार गए, पर जिस दिन तक तुम ठान लियो कि मेरे को जीतना है, तुम जीतोगे। सो 2 महीने बहुत हैं अगर आप देखोगे तो इसको करने के लिए, और यू कैन डू वेरी वेरी गुड, यू कैन डू एक्चुअली वेरी गुड। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो आप फोड़ सकते हो एग्जाम को, ठीक है। 2 महीने काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए। सो मेरा एक ही सजेशन होगा, रीड एनसीईआरटी थॉरोली। मेरे कुछ टिप्स या ट्रिक्स जो भी बोलो, रीड एनसीईआरटी थॉरोली, एक एक लाइन को एनसीईआरटी को पढ़ो। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज़ द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। थर्ड है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करो, कि कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्या लग रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कम टाइम है गाइज, वर्क हार्ड, ठीक है। और फोर्थ, अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉडन करो, बायोलॉजी को सिर्फ रटने तक सीमित मत करो, समझो उसको, अप्लाई करो, ठीक है। सो विद दैट सेड, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप थोड़ा सा भी आपको एडवांटेज हुआ होगा इस वीडियो से, थोड़ा बहुत आप समझे होंगे, कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए टॉपिक्स पे, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करूँ, आपको समझाऊँ, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ और नॉट। एंड येस,
मेरे पर्सनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल्स का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इफ़ आपको पर्सनली मेरे से कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी दैट, ठीक, एनी टाइम। इट विल बी वेरी आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल टू हेल्प यू, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, पढ़ो अच्छे से, मन लगा कर पढ़ो, और फोड़ना है यार, मन लगा पढ़ो, फोड़ेंगे एकदम एग्जाम में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।